जब हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो जाहिर है ताजमहल, लाल किला ये सब दिमाग में आता है। पर कभी सोचा है कि इन शानदार इमारतों को बनाने के लिए पैसा आता कहाँ से था? इसका जवाब महलों में नहीं, बल्कि उन लाखों खेतों में छिपा है जो मुगल साम्राज्य की असली जान थे। आज हम उसी ग्रामीण दुनिया की कहानी में उतरेंगे जिसने इस महान साम्राज्य की बुनियाद रखी थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85%। इसका मतलब यह है कि उस दौर में हर 10 में से लगभग 9 लोग गांव में रहते थे। उनकी पूरी की पूरी जिंदगी खेतीबाड़ी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ये इतना बड़ा, इतना फैला हुआ कृषि समाज ये काम कैसे करता था? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं और गांव के एक आम किसान की जिंदगी से लेकर साम्राज्य के शाही खजाने तक का एक दिलचस्प सफर तय करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, किसान। वही थे जो जमीन पर अपना पसीना बहाकर उस विशाल मुगल साम्राज्य की नींव को सींच रहे थे। पर क्या सभी किसान एक जैसे थे? देखिए, मुगल गांव में मोटे तौर पर दो तरह के किसान थे। एक थे खुद काश्त, ये गांव के पक्के बाशिंदे थे। इनकी अपनी जमीन थी और इनके अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। दूसरी तरफ थे पाही काश्त, ये बाहरी लोग थे जो गांव में कॉन्ट्रैक्ट पर या बटाई पर खेती करने आते थे। मतलब साफ है, खुद काश्त ज्यादा सुरक्षित और इज्जतदार थे, जबकि पाही काश्त की जिंदगी हमेशा थोड़ी अनिश्चितता में गुजरती थी। और पता है, उस दौर में खेती बाड़ी जबरदस्त तरीके से फैल रही थी। क्यों? वजहें सीधी सादी थीं। एक तो उपजाऊ जमीन की कोई कमी नहीं थी, दूसरा काम करने वाले हाथ भी खूब थे, और सबसे बड़ी बात, किसान बेहतर मौकों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने में हिचकते नहीं थे। इन तीनों चीजों ने मिलकर खेती में जैसे एक क्रांति हिला दी। लेकिन मुगल सल्तनत सिर्फ गेहूं और चावल उगाने से खुश नहीं थी। उनकी नजर थी जिनसे कामिल पर, मतलब परफेक्ट फसलें। कपास और गन्ने जैसी ये फसलें दरअसल कैश क्रॉप्स थी, जिनसे राज्य को ज्यादा टैक्स मिलता था। ये एक सोची समझी आर्थिक रणनीति थी जिससे पैसा सीधा शाही खजाने में पहुंचता था। और फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। समंदर पार से, नई दुनिया से भारत में आते हैं नए नए स्वाद। जरा सोचिए, क्या आज हम आलू, टमाटर और मिर्च के बिना भारतीय खाने की कल्पना कर सकते हैं? ये सारी चीजें इसी दौर में आईं और हमेशा के लिए हमारी थाली का हिस्सा बन गईं। तो खेतों में क्या उग रहा था ये तो हमने देख लिया, पर गांव के अंदर का माहौल कैसा था? वहां किसकी चलती थी? पावर किसके हाथ में थी? एक बात तो साफ समझनी होगी, उस जमाने का गांव कोई बराबरी वाला समाज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। यहां जाति और दौलत ने लोगों के बीच एक बहुत गहरी खाई बना रखी थी, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। इस गैर बराबरी की सीढ़ी पर सबसे नीचे कौन था? वो थे मजदूर। ये वो भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे जिनके पास अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं था। उनकी जिंदगी दूसरों के रहमो करम पर चलती थी और समाज में उनके पास कोई खास अधिकार नहीं थे। तो गांव के मसले कौन सुलझाता था? इसके लिए थी पंचायत। लेकिन ये कोई आज जैसी डेमोक्रेटिक पंचायत नहीं थी। ये गांव के कुछ ताकतवर और अमीर बुजुर्गों की एक सभा थी। कह सकते हैं एक तरह का ओलिगार्की, जहां कुछ गिने चुने लोग ही फैसले लेते थे। और हां, उनके फैसले पूरे गांव को मानने पड़ते थे। पंचायत के काम भी बड़े दिलचस्प थे। वो सिर्फ झगड़े नहीं निपटाती थी, वो गांव के लिए पैसा इकट्ठा करने से लेकर राज्य का टैक्स चुकाने तक का सारा हिसाब किताब रखती थी। और शायद उनका सबसे अहम काम था समाज में जाति के नियमों को सख्ती से लागू करवाना, ताकि कोई भी अपनी हद पार ना करे। अच्छा, उस जमाने में आज की तरह हर चीज के लिए कैश तो होता नहीं था, तो फिर गांव के लोहार, कुम्हार, बढ़ई, इनका गुजारा कैसे होता था? यहीं पर एक बड़ा मजेदार सिस्टम था, जजमानी प्रथा। सोचिए, एक लोहार साल भर किसानों के औजार ठीक कर रहा है और फसल कटने पर उसे बदले में अनाज का एक तय हिस्सा मिल जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो पैसे के बिना भी समाज को चलाए रखती थी। तो हमने किसान की बात की, पंचायत की बात की, लेकिन गांव की सत्ता की असली चाबी वो किसी और के हाथ में थी। अब एंट्री होती है इस कहानी के सबसे पावरफुल किरदार की, जमींदार। ये जमींदार सिर्फ बड़े किसान नहीं थे, नहीं, वो ग्रामीण समाज की क्रीम थे, सबसे ऊपर। उनकी ताकत 3 चीजों से आती थी: ऊंची जाति से मिला सम्मान, उनकी विशाल जमीनों से आने वाली दौलत, और सबसे जरूरी, सल्तनत के साथ उनके सीधे कनेक्शन, जो उन्हें सरकार और गांव के बीच की एक जरूरी कड़ी बनाते थे। जमींदार की जो अपनी पर्सनल जमीन होती थी,
जिस पर मजदूरों से खेती करवाई जाती थी, उसे कहते थे मिल्कियत। ये उनकी निजी जागीर थी, और यही मिल्कियत उनकी बेहिसाब दौलत और ताकत का असली सोर्स थी, जो उन्हें आम किसानों से बिल्कुल अलग करती थी। तो सवाल ये है कि जमींदार इतना ताकतवर था कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहला, राज्य उसे टैक्स वसूलने का अधिकार देता था। दूसरा, उसके पास अपने हथियारबंद लोग और छोटे-मोटे किले होते थे, यानी मिलिट्री पावर। और तीसरा, वो किसानों को कर्ज देकर और स्थानीय बाजार लगाकर उनकी आर्थिक जिंदगी पर भी कंट्रोल रखता था। वाकई ये ताकत का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। अभी तक हम गांव के अंदर की दुनिया देख रहे थे, है ना? चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दिल्ली में बैठा बादशाह इस विशाल खेती की मशीनरी को कैसे कंट्रोल करता था और इससे अपना खजाना कैसे भरता था। मुगलों का टैक्स सिस्टम बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड था, मतलब बहुत सोचा समझा। इसके 2 हिस्से थे। पहला जमा, यानी सरकार का अनुमान कि एक इलाके से कितना टैक्स आना चाहिए, और दूसरा हासिल, यानी असल में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। इन दोनों के बीच का फर्क ही सल्तनत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी, क्योंकि ये बताता था कि कागजी हिसाब और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। अब टैक्स को फेयर बनाने के लिए, मतलब किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, इसके लिए अकबर ने एक कमाल का सिस्टम बनाया। जमीन को उसकी उपजाऊ शक्ति के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट दिया गया। पोलज, जिस पर हर साल खेती होती थी, से लेकर बंजर तक, जो कई सालों से खाली पड़ी हो। मतलब जिसकी जमीन जितनी अच्छी, उससे उतना ज्यादा टैक्स। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। और यहीं पर कहानी एक ग्लोबल मोड़ लेती है, जो बहुत ही दिलचस्प है। भारत के कपड़े और मसाले यूरोप में इतने मशहूर थे कि वहां के व्यापारी इन्हें खरीदने के लिए जहाज भर भर कर चांदी लाते थे। ये चांदी मुगल टकसालों में पिघलकर रुपया बनती थी और फिर पूरे साम्राज्य में फैल जाती थी। इस तरह एक भारतीय किसान का टैक्स चुकाना अमेरिका की खानों से निकली चांदी पर निर्भर हो गया था। ये ग्लोबलाइजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अभी सवाल मन में आ सकता है कि भाई हमें ये सारी बातें इतनी डिटेल में पता कैसे हैं? तो इसका सारा क्रेडिट जाता है एक किताब को, आईने अकबरी। ये अकबर के दरबारी अबुल फजल ने लिखी थी, और ये उस दौर के मुगल प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का एक ऐसा खजाना है जो हमें उस दुनिया में झांकने का मौका देता है। तो इस पूरे सफर के बाद हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या मुगल गांव अपनी दुनिया में मस्त एक आत्मनिर्भर इकाई थी, या फिर वो उस बहुत बड़ी ग्लोबल मशीन का एक छोटा लेकिन बेहद जरूरी पुर्जा था, जो महाद्वीपों के बीच सामान और पैसे के बहाव को चला रहा था? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है, और यही चीज मुगल साम्राज्य को इतना जटिल और फैसिनेटिंग बनाती है।